हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान है जो कम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भौतिक विज्ञान से वो 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में 8 से 10 क्वेश्चन है वो फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो फिजिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की जो वीडियो वो एसएससी, रेलवे या इसके अलावा जो कोई भी एग्जाम है सेंट्रल या स्टेट लेवल का जिसमें फिजिक्स का पार्ट आता हो, फिजिक्स का पोर्शन आता हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हम जो है वो लूसेंट की जो फिजिक्स है वो पढ़ रहे हैं, यानी कि जो लूसेंट बुक में जो नोट्स है वो मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो ये जो वीडियो हम 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद आपको जो फिजिक्स में है इसके अलावा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो ये आप वीडियो देखने के बाद आसानी से कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो जो ये फिजिक्स है वो हम 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट करने हैं। तो आपको ये तीनों या चारों पार्ट जो है वीडियो को देखने के बाद पूरी फिजिक्स है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, और इसके लिए आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भौतिक की जो है वो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो मैटर यानी कि जो द्रव्य होता है और तथा ऊर्जा यानी एनर्जी, उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और जो भौतिकी है वो प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है, क्योंकि जो विज्ञान की अन्य ब्रांचेज है वो फिजिक्स पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। ठीक है। तो उसके बाद जो अपना पहला टॉपिक है वो है मात्रक यानी कि यूनिट। जो यूनिट होती है वो कोई भी राशि होती है उसको मापने के लिए एक यूनिट होती है। तो उसको हम जो है वो मात्रक कहते हैं। तो मात्रक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल मात्रक, और दूसरा होता है जो डेराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो एसआई पद्धति में जो है हमारे पास 7 जो है वो मूल मात्रक है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। जो पहला है वो है लंबाई। लंबाई का जो एसआई का मूल मात्रक है वो मीटर है, और इसे हम एम से डिनोट करते हैं। तो जो द्रव्यमान है उसका जो मूल मात्रक है वो किलोग्राम है, और इसे हम केजी से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो समय है, समय का जो मूल मात्रक है वो है सेकंड, और इसे हम एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगला है ताप, यानी ताप का जो मूल मात्रक है वो केल्विन है, और इसे हम के से डिनोट करते हैं। तो पांचवा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मूल मात्रक है वो है एम्पियर, और इसे हम ए से डिनोट करते हैं। और उसके बाद अगला है ज्योति तीव्रता, यानी से इसे हम जो इसका मूल मात्रक है वो है कैंडेला, और इसे हम सीडी से डिनोट करते हैं। और अगला और अंतिम जो है वो सातवां, पदार्थ का जो है परिणाम, इसे हम मोल से, इसका जो मूल मात्रक है वो इसे मोल से ही डिनोट करते हैं। तो इसके अलावा एसआई के जो संपूर्ण मूल मात्रक है उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। वो दो है एसआई के जो संपूर्ण मूल मात्रक का। पहला है जो है वो समतल कोण में जो होता है, वो होता है एसआई का मूल मात्रक जो हम मापते हैं समतल कोण में, इसे हम रेडियन में मापते हैं। तो इसका जो मूल मात्रक है वो रेडियन हो जाता है, और उसको हम रेड से डिनोट करते हैं। और उसके बाद जो अगला है वो है घन कोण, यानी कि जो घन कोण को हम मापते हैं वो स्टेरेडियन में मापते हैं। तो इसका जो मूल मात्रक है वो स्टेरेडियन हो जाता है, और इसे हम एसआर से डिनोट करते हैं। तो इसके अलावा ये जो है वो एसआई के जो कुछ मात्रक है, उन कुछ पुराने जो मात्रक है उनको हमने नया नाम दे दिया, यानी उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो वो तीन है वो बता देता हूँ। तो पहला जो है वो है टेम्परेचर यानी कि ताप। इसको हम पहले जो डिग्री सेंटीग्रेड कहते थे, और इसको भी हमने बदल कर जो नाम इसका कर दिया है वो है डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है आवर्ती। आवर्ती का जो पुराना नाम था वो था कंपन प्रति सेकंड, सीपीएस। तो अभी हमने इसका बदल कर जो हर्ट्ज नया नाम कर दिया, उसका जो संकेत है वो भी जेड हो गया जो पहले सीपीएस था। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। उसको हम पहले जो मापते थे वो कैंडेला पावर यानी कि कैंडेला शक्ति में नापते थे। इसका जो पुराना संकेत था वो सीपी था, और अभी जो हम इसको कैंडेला के नाम से जानते हैं, इसका मात्रक जो है वो कैंडेला है, और इसे हम सीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा लंबी दूर जो ज़्यादा लंबी दूरियां होती हैं उन्हें हम मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। बाकी कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, और काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी है कि प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है। तो स्टूडेंट वो है इसको गलत कराते हैं, क्योंकि जो इसके नाम से प्रकाश वर्ष से इसको लगता है कि ये कोई समय का मात्रक है, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है, ये एक दूरी का मात्रक है। और जो एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी होती है वो होती है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर।
या फिर आप कह सकते हो कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ये आपको दोनों ही याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मीटर की जगह किलोमीटर दे देता है। वो तो एग्जाम जो स्टूडेंट होते हैं वो इस चक्कर में गलत कराते हैं। तो आपको यूनिट साथ में याद रखनी है। अगर मीटर दिया हुआ तो 10⁻15 होगी, अगर मीटर की जगह किलोमीटर दिया है तो 9.46 इंटू 10⁻12 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पार्सेक। और जो एक पार्सेक होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के इक्वल होता है, यानी कि जो होता है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसके बाद आगे बात करते हैं। जो बल की सीजीएस पत्ती में जो मात्रक होता है वो होता है डाइन, और जो एसआई पत्ती में जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो जो 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ के डाइन के बराबर होता है। और इसी प्रकार जो कार्य की जो सीजीएस पत्ती में जो मात्रक है कार्य का वो अर्ग होता है, और जो एसआई पत्ती में जो कार्य का मात्रक जो है वो जूल है। तो जो 1 जूल होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो इसके बाद क्या है कि जो 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, क्योंकि जो फिजिक्स है और जो साइंस है उसमें जो है वो कुछ बहुत बड़ी और कुछ बहुत छोटे जो टर्म्स होते हैं उनको हम 10 की घातों में व्यक्त करते हैं। तो उसके लिए हमने उनके कुछ अलग विशेष नाम दिए हैं। तो उससे भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 10 की विभिन्न घातें हैं उनको क्या क्या और किस नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए, पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव में, यानी कि जो जैसे बड़ी होती जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, और उसके बाद जो देखेंगे हम छोटी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, किस नाम से डिनोट करते हैं। तो चलिए बताता हूँ। पहले जो यानी कि जो 10⁻1 में है उसको हम डेका कहते हैं, और जो 10⁻2 है यानी 100 उसे हम हेक्टो कहते हैं, और जो 10⁻3 में आता है उसे हम किलो कहते हैं और के से डिनोट करते हैं। और जो 10⁻6 में होता है उसे हम मेगा से डिनोट करते हैं, और 10⁻9 को गीगा से डिनोट करते हैं। तो उनके सामने आपको संकेत दिया है वो आप देख लेना। और जो 10⁻12 होती है उसे हम टेरा से डिनोट करेंगे, और जो 10⁻15 होती है उसे हम पेटा से, और जो 10⁻18 होगी उसको हम एक्सा से डिनोट करते हैं। उसका जो सिंबल होगा वो ई होगा। इसी प्रकार जो 10 की माइनस में जो घाते हैं, यानी कि 1/10 कर लीजिए आप उसको, यानी कि जो 10⁻माइनस में है तो आप 1/10 कर लीजिए। अगर 10⁻−2 है तो 1/10⁻2 कर लीजिए, यानी 1/100। इसी प्रकार चलता जाएगा। तो 10⁻−1 को हम डेसी का बोलते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं, और 10⁻−2 को सेंटी से डिनोट करते हैं, और 10⁻3 को मिली से, और 10⁻−6 को माइक्रो से, और 10⁻−9 को हम नैनो से डिनोट करते हैं, यानी एन इसका जो प्रतीक होता है। और 10⁻−12 को पिको बोलते हैं और जिसे पी से डिनोट करते हैं, और 10⁻−15 को फेमटो बोलते हैं और उसे एफ से डिनोट करते हैं। और जो 10⁻−18 होती है हम उसे एटो से डिनोट करते हैं और उसका प्रतीक ए होता है, यानी कि जो इसका सिंबल है वो ये है। तो आगे चलते हैं। आगे चलते जो दूसरा टॉपिक है वो है गति। तो सबसे पहले आता है कि अदिश राशियाँ, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। वे राशि जिनका एक परिणाम होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती, यानी कि वो किसी भी उनकी जो डायरेक्शन है यानी कि जो दिशा है वो निश्चित नहीं हो सकती, हम कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन सी दिशा में है। तो उसको हम बोलते हैं अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ होती है जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल, आयतन हो गया, कार्य, समय, ऊर्जा। उनकी को जो दिशा है वो निश्चित नहीं होती, इसलिए इन्हें अदिश राशि कहा जाता है। इसके अलावा जो है विद्युत धारा, करंट, टेम्परेचर, ताप और प्रेशर, दाब, ये भी जो है वो अदिश राशि हैं, क्योंकि इनकी हम को डायरेक्शन जो है वो निर्धारित नहीं कर सकते। तो उसके बाद अगला है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशियाँ। वे भौतिक राशि जिनका एक निश्चित परिमाण होता है, प्लस उसके साथ उनकी एक जो डायरेक्शन होती है वो भी निश्चित होती है, और जो योग के एक निश्चित नियम के अनुसार उनको जोड़ा जा सकता है, तो उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है। तो सदिश राशियाँ जो होगी, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया और त्वरण हो गया। ठीक है। तो ये होती है जो सदिश राशियाँ हैं। उसके बाद है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होती है वो कोई भी वस्तु के द्वारा किसी चीज़ के द्वारा एक समय अंतराल में, यानी कि एक टाइम पीरियड में जो वो मार्ग की लंबाई को कवर करती है उसे दूरी कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है। दूरी कैसे भी हो सकती है, कर्व हो सकती है, सीधी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, तो उसे दूरी कहते हैं, और जो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है। उसके बाद आता है विस्थापन। विस्थापन जो होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है और जो एंड पॉइंट होता है उनके बाद में एक जो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके जो जो परिमाण आता है वो उसको विस्थापन कहते हैं। तो वो
सदिश राशि है तो उसका जो विस्थापन का परिमाण होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य कुछ भी हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन मैं दोनों को अब थोड़ा अंतर बता देता हूँ। ये देखिए, जो दूरी है वो ऐसे करके कैसे भी इसको आप जो है वो जो पाथ इसने जो ट्रेस किया है यानी कि जो दूरी कवर की उसी अनुसार हम मापेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा विस्थापन है मैं बता देता हूँ वो विस्थापन कैसे होता है। विस्थापन जैसे हमने ऐसे चला, ठीक है, तो हम यहाँ से चले थे, एंड पॉइंट भी ये था और स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारे यही है, तो इसमें जो विस्थापन है वो जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार हमने ये चला जैसे, तो इसमें एंड पॉइंट हम स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट हमारा ये है, तो हमें इस स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की जो बीच की दूरी है इसे हम विस्थापन बोलते हैं। तो इस हिसाब से इसे जो है वो वेग और आपको दूरी और विस्थापन में मैंने अंतर बता दिया है, ठीक है। तो उसके बाद आती है चाल। तो जो चाल होती है वो होती है दूरी बटे समय। तो जो दूरी है वो एक अदिश राशि है, तो जो चाल है वो भी एक अदिश राशि हो जाएगी, यानी कि जो कोई भी वस्तु है प्रति सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक है तो मैं बता देता हूँ। दूरी का जो हमने मात्रक लिया था वो मीटर में लिया था एम, तो सेकंड का समय का जो मात्रक था वो सेकंड था। तो इसी प्रकार जो चाल का जो एसआई मात्रक है वो दूरी बटे समय यानी मीटर पर सेकंड हो जाएगा एसआई मात्रक, ठीक है। इसके बाद आगे है वेलोसिटी। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। जैसे मैंने बताया तो जो विस्थापन था, तो विस्थापन जो प्रति सेकंड में जितना विस्थापन यानी जो हुआ है उसमें जितनी जो एक सीधी लाइन में जो डिस्टेंस कवर करी है उसको वो कहते हैं विस्थापन, ठीक है, वेलोसिटी कहते हैं, सॉरी। यानी कि जो हमने विस्थापन किया है प्रति सेकंड में, जो यानी कि जो विस्थापन की दर है उसको हम वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड ही होता है। उसके बाद है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। जब भी किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको हम त्वरण कहते हैं और यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी इसका जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का अगर वेग कम होता है तो त्वरण जो होता है ऋणात्मक होता है, जिसे हम मंदन कहते हैं। और इसके अलावा जो वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ेगा तो जो एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद है प्रक्षेप्य प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि जब कोई पिंड एक ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है कि जिसकी दिशा वो पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इस कारण समतल में एक वक्र पथ पर गति करता है पिंड, और इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं और इस वक्र पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं, ठीक है। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से द्रोणा बाण, हलवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा हुआ गोला आदि का मार्ग जो होता है वो परवलयाकार होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो ये आप देखिए, ये हमने एक एक्स डायरेक्शन ले लिया, ये हमने वाई ले लिया, ठीक है। ये एक्स और वाई, ये हमने मान लो कोई पत्थर फेंका तो यहाँ से जाएगा और एक टाइम पे ऊपर आ जाएगा, अपनी जो जितनी हाइट पे चला जाता है उतना जाएगा, उसके बाद ये वापस गिरेगा। तो जो यहाँ पे ये आएगा, जो इसका ये जो पाथ है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और जो इसने जो इसको प्रक्षेप है वो बोलते हैं गति, जो हमने जिससे फेंका है, और जो इसने पाथ जो कवर किया इसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति है, जैसे मैंने बताया था कि प्रक्षेप्य गति द्विविमीय कैसे, मैं बता देता हूँ। ये एक्स ले लिया, ये हमने वाई ले लिया, ठीक है। तो ये ऐसे चला यहाँ, तो इसने एक्स डायरेक्शन में भी ट्रेवल किया है और इसके साथ में वाई डायरेक्शन में भी ट्रेवल किया है। ये देखिए, इधर एक्स आ गया और ये इसने वाई दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, तो ये द्विविमीय गति यानी कि टू डायमेंशनल गति है, ठीक है। उसके बाद दिया कि प्रक्षेपक को अधिकतम दूरी की फेंकने के लिए उसे क्षेत्र से 45 डिग्री कोण के ऊपर प्रक्षेपित करना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ, ये एक्स और वाई ले लिया हमने, एक्स और वाई। अगर हमें इसको ये दूरी समझना कि जो बीच की ये दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर अधिकतम हो तो इसे हमें 45 डिग्री के कोण पे फेंकना होगा, तो ये जो है वो अधिकतम दूरी ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रक्षेप्य कोण जो है वो 0 से लेकर 90 से थोड़ा कुछ यानी 90 माइनस थीटा दोनों क्षैतिज के पास समान होता है। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। आगे है वर्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वर्तीय गति कहते हैं। उसके बाद जो है अगर वो वर्त के पथ पर गति करने वाली वस्तु जब एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वर्तीय गति कहते हैं। वर्तीय गति जो होती है वो त्वरित गति होती है, क्योंकि जो वर्त के अगर पथ पे गति करेगी तो उसका वेग जो है प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है, तो इस वजह से जो उसकी गति होती है वो एक त्वरित गति होती है।
तो आगे बता रहे थे, डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्ताकार में अर्थ में घुमाया जाता है, तो घुमाने के समय डोरी के टूट जाने पर पत्थर सफर से रेखिंग तक उठ जाता है। मैं बताता हूँ कैसे, ये आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। ये हमने एक लिया पत्थर, अगर हम इसको इस प्रकार अगर घुमाते हैं, मान लो ये यहाँ पे टूट गई, ये हमारी रस्सी जो हम घुमा रहे थे तो टूट गई, तो यहाँ से एक सफरस रेखा के अंदर ये अगर यहाँ से टूटी तो ये सीधा इस इधर इधर जाएगा। तो इसको ये बोल रहा है कि एक जो है वर्ती पथ में अगर जो डोरिस पत्थर को हम घुमाते हैं तो टूट जाने के बाद सफरस वो इस तरह में वो उठ जाता है, तो ये बताना चाह रहा है। तो आगे है कोणीय वेग। वर्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि एक देखिए, एक कोणीय वेग बताता हूँ। ये जैसे लिया हमने और ये इतना एक सेकंड में घूम गया, इसने जितना ये कोण बनाया इसे इसका कोणीय वेग कहते हैं। जब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया एक सेकंड में, तो इसका कोणीय वेग हो गया, यानी कि जितना इसने थीटा ट्रेवल किया वो उसका कोणीय वेग हो गया। तो कोणीय वेग को हम जो है वो ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ये थीटा हमने मान लिया चला और कितने टाइम में चला, टी टाइम में, तो ये हो जाएगा हमारा कोणीय वेग। ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन टी, ये हो जाएगा अपना कोणीय वेग। तो उसी प्रकार मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है जो एक चक्कर में वो कितना टाइम करेगी, वो कितना कौन ट्रेवल करेगी, तो जो अपना सर्कुलर पथ में अगर गति करती है तो जो कोणीय वेग होगा वो कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये मान लीजिए एक चक्कर पूरा कर लिया इसने, अगर एक चक्कर पूरा करेगी तो जो टोटल होगा वो 360 डिग्री की वो कोणीय गति करेगी, यानी कि 2 पाई। 2 पाई जो इक्वल टू होता है वो 360 होता है, यानी कि जो 2 पाई है वो कवर कर लेगी अगर एक चक्कर पूरा करती है तो। अगर इसी प्रकार ये बोलता है कि अगर n चक्कर लगाए तो, अगर n चक्कर लगाएगी तो जो है वो कोणीय गति हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 पाई n, क्योंकि एक चक्कर में जो है वो उसने 2 पाई ट्रेवल किया था कोणीय गति, तो अगर वो n चक्कर लगाती है तो वो 2 पाई n जो है वो कोणीय गति करेगी। तो अब आगे चलते हैं। तो अगर बोलता है कि अगर वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और एक सेकंड में n चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चलेगी दूरी जो कितनी होगी, तो वो दूरी है मैं बताता हूँ कितनी होगी। ये बोल रहा है कि एक सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो ये अपना सर्कल होगा, इसने n चक्कर लगा लिए, यानी कि जो दूरी तय करी वो होगी 2 पाई n, कोणीय गति होगी। ठीक है, तो अब कितनी दूरी चली ये पता लगाना है, तो यानी कि इसकी जो सर्कल की परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है, अगर n चक्कर चलते तो 2 पाई r n हो गया, यानी कि इतनी इसने दूरी चली। तो अपना 2 पाई n क्या है, वो है अपना ओमेगा, यानी कि इसने इतनी कोणीय गति करी, तो उसकी चाल है वो आ जाएगी 2 पाई n को हम लिख देंगे ओमेगा इंटू आर, जो हमने दूरी तय करी भी आ जाएगी वी इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ये देखो वी आ गई अपनी जो टोटल दूरी थी 2 पाई r n, तो 2 पाई n जो है वो अपना ओमेगा यानी कि कोणीय गति है, और आर जो अपनी रेडियस है, तो जो आ जाएगी रेखीय चाल वो है आ जाएगी अपनी कोणीय चाल और मल्टीप्लाई बाई रेडियस। यानी कि अगर हमें रेखीय चाल निकालनी है तो कोणीय चाल को अगर हम जो है वो रेडियस से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी जो रेखीय चाल है वो आ जाएगी। इसके बाद आते हैं अपने न्यूटन के गति नियम। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है जो भौतिकी के जो फादर्स माने जाते हैं, यानी कि जो भौतिकी के जनक है न्यूटन, उन्होंने जो 1687 में अपनी पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें जो है वो सबसे पहले गति के नियम को उन्होंने दिया था, तो प्रतिपादित किया था। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो जो प्रथम नियम है वो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जड़त्व का नियम ऐसे कि जैसे अगर कोई वस्तु खड़ी है तो जब तक मतलब एक स्थिर है, जगह पे स्थिर है, उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा तो वो अपनी स्थिति को मेंटेन रखना चाहिए, इसी को वो जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कोई वस्तु स्थिर है तो जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगेगा तो वो अपनी विराम अवस्था में रहेगी, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। या कोई वस्तु जो एक समान वेग से चल रही है उस पर कोई अलग से जो बल नहीं लगेगा तो वैसे ही चलती रहेगी,
इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम से जो है वो बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना। कम से कम 15-20 बार एग्जाम में ये पूछा गया हो कि न्यूटन के कौन से नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है उससे जो बल की परिभाषा मिलती है। कैसे? कि जैसे एक वस्तु स्थिर खड़ी है, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक बॉल खड़ी है, ये जमीन पे रेस्ट पे है। और ये जब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इस पर हमने कोई बल नहीं लगाई। मान लीजिए हमने इस पर बल लगा दिया है तो ये जो मूव करने लग जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं बल की परिभाषा। जो हमने बल लगाया इससे ये मूव करने लग गई, तो यानी कि इससे जब हमने बल लगाया तो ये मूव कर रही है, तो ये तो बल की परिभाषा। या मान लीजिए कोई इधर से कोई जो ये पत्थर चल के आ रहा है, ठीक है, इधर से हुई गति से मान लो चल के आ रहा है, तो अगर हमने इस साइड बल लगाया तो ये जो पत्थर है, मान लीजिए ये रोटेट करता हुआ आ रहा था, तो ये हमने बल लगाया तो यहाँ पे रुक जाएगा एक टाइम आने के बाद। तो इसे हम कहते हैं कि इससे जो हमें पता चलेगा कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। और कोई वस्तु अगर चल रही है तो उस पर हम कोई बल लगा के उसको रोक सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट नियम है वो फोर्स जो होता है, बल, उसको डिफाइन करता है कि वस्तु में जो भी उसकी गति है या वो जो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो हमने कोई भी बाहर से जो फोर्स लगाया उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, तो आगे बल की परिभाषा क्या है? तो बल वह कार्य है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि बल वो कारक हो गया, जैसे वस्तु स्थिर थी वो उसको मूव करा सकता है, या कोई वस्तु पहले से मूव कर रही थी यानी कि चल रही थी उस पर बल लगा के हम उसको रोक सकते हैं। तो बल हो गया कि वह कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है। तो बल जो एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन है। तो बल सदिश राशि, क्योंकि बल एक प्रॉपर डायरेक्शन में लग रहा है, हमें उसकी दिशा पता है, तो इस वजह से बल एक सदिश राशि है। तो जड़ता के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, मान लीजिए ये बस है और ये इसमें आप खड़े हो। ठीक है, तो जैसे ये पहले रुकी हुई थी और अचानक से चली, तो क्या होगा कि हमारा जो बॉडी थी वो रेस्ट में थी, और हमारे पाँव है जो बस के जो सरफेस है वो आगे खिसकेगा तो आगे की तरफ जाएंगे, और हमारा ऊपर का जो पोर्शन था यानी कि हमारा जो सर था, कंधे थे और हाथ थे, ये रेस्ट में थे, तो ये आगे की तरफ जाएगा। तो जो हमारा बाकी का पार्ट है वो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि पैर आगे की तरफ जाने लगे तो बाकी का पार्ट जो पीछे की तरफ जाएगा। तो जब कोई बस जो खड़ी हुई थी वो अचानक से चलती है तो उसमें हम जब बैठे होते हैं तो हमारा पीछे की ओर झुकाव हो जाता है, यानी पीछे पीछे की ओर हम झुक जाते हैं। ठीक है, अगला है चलती हुई मोटर कार के रुक जाने से अचानक उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी मैं बता देता हूँ। ये वापस से अपनी बस आ गई। ठीक है, ये इस साइड में चल रही है, मान लीजिए ये चल रही है 100 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये आप आ गए, आप जो है इसके साथ में आगे चलो, मतलब आपके पैर है वो उसके साथ में गति कर रहे हैं। मान लीजिए जो यहाँ पे ड्राइवर था उसने ब्रेक लगाया, 100 से इसकी गति आ गई 50। ठीक है, तो आपका शरीर जो यहाँ से भी है वो 100 की स्पीड से चल रहा था, नीचे से भी 100 की स्पीड से। तो अचानक से ब्रेक लगाया तो जो पैरों की गति थी यानी नीचे का जो पार्ट था उसकी गति वो 100 से घट के 50 हो गई, और जो ऊपर की गति थी वो हमारी 100 ही रही। तो अचानक से रुकेगा तो हमारा जो बॉडी पार्ट है वो आगे की तरफ जाएगा। तो यही इसी वजह से हमें जो आगे की तरफ झुक जाते हैं जब रुकती है तो। उसी प्रकार जो कंबल को हाथ में पकड़ कर डंडे से पीटने पर झूल के खड़ा है वो जड़कर गिर जाते हैं, क्योंकि जब कंबल को हमने उठाया तो उसके जो कण थे सारे रेस्ट पोजीशन में थे। तो हमने जैसे उसको डंडे या हाथ से पकड़ कर पीटा तो जो कंबल में मूवमेंट हुई, और जो उसके जो कण थे धूल के वो रेस्ट पोजीशन पे थे, तो कंबल ने आगे जो मोशन किया और जो धूल के कण है वो रेस्ट में थे तो वो वहीं पे गिर गए। तो इसे जैसे जो है वो पीटने से धूल के कण वो चढ़कर गिर जाते हैं। उसके बाद आता है संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान अथवा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग जो होता है वो किसी वस्तु की जो वेलोसिटी है और उसका जो मास होता है यानी कि जो द्रव्यमान है, तो उनका जो गुणनफल होता है उसके हम संवेग करते हैं। संवेग जो एक सदिश राशि है और इसका सही मात्रक है वो किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड होता है। जैसे कि वेग होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और जो द्रव्यमान होता है वो केजी होता है, मैंने बताया। तो देख लीजिए केजी मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड। तो उसके बाद आता है न्यूटन का द्वितीय गति नियम।
यानी कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। व संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल की दिशा में होता है। ठीक है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ये है एवं वस्तु का द्रव्यमान m है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार जो फोर्स होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछा है, क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि बल का व्यंजक कौन से नियम से प्राप्त होता है। तो आपको सीधा से याद रखना है, पहले नियम में क्या था कि जब तक कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और वो मूव कर रही है तो मूव करेगी जिस पर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यानी कि बल की परिभाषा हमें मिल गई थी कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु को या तो मूव करवा सकता है या उसको स्थिर पोजीशन में ला सकता है। ठीक है। तो दूसरा नियम में हमें पता चल गया कि पहले नियम में बल की परिभाषा मिल गई कि बल क्या कर सकता है। तो दूसरे नियम में हमें पता चला कि बल पे कितना लगाएं तो कि उसमें कितना क्या आएगा, उसको हम कैलकुलेशन जो करेंगे, यानी कि जो बल की जो परिमाण प्राप्त होगा वो हमें दूसरे नियम से प्राप्त होगा। ठीक है। जैसे देखिए, ये कोई बॉक्स है। ठीक है। सॉरी, बॉक्स नहीं, बॉल ही ले लेते हैं या गोला ले लिया। ये इधर इस डायरेक्शन में चल रहा था वी वेग से। ठीक है। ठीक है, वी वेग से चला था, तो हमने इस पर बल लगाया एफ। ठीक है। उसकी वजह से इसकी वी गति थी, उसके बाद में इसकी गति में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, हमने मान लिया एक्स वाई जेड, कुछ नहीं, इसकी जो वेलोसिटी उसमें चेंज हो गया। तो अब ये चेंज कितना हुआ वो हमें निकालना है। तो जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो हुआ एक्सीलरेशन की वजह से, यानी कि इसकी जो स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ। तो इसकी स्पीड में मान लीजिए इंक्रीमेंट ए हुआ, और इसका द्रव्यमान मान लिया हमने एम। तो ये फोर्स कितना ये निकलेगा, हमें फोर्स जो होगा वो होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। यानी कि हमने जो फोर्स लगाया था वो जो वस्तु का द्रव्यमान था और उसमें कितना जो उसकी वजह से त्वरण हुआ, यानी कितना एक्सीलरेशन आया, वो होगा, वो हमें इससे जो हमें फोर्स का जो मिल जाएगा व्यंजक, यानी कि जो बल का व्यंजक है वो हमें मिल जाएगा। तो आगे दिया है कि जो प्रथम नियम है वो दूसरे नियम का ही अंग है, क्योंकि मैंने बताया जो फोर्स का जो हमने पढ़ा था कि वस्तु इस पर कोई फोर्स लग रहा था, तो हमने पहले नियम में पढ़ा। दूसरे नियम में तो हमने इसका बस निकाला है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो इस प्रकार जो प्रथम नियम का ही जो है वो दूसरा नियम है जो प्रथम नियम का ही अंग है, यानी कि जो प्रथम नियम है वो दूसरे नियम का ही अंग है। क्योंकि देखिए, ये जो था ये हमें लगाया, हमने बल का व्यंजक निकाला, तो जो ये फोर्स था ये हमने पहले में डिफाइन किया था कि ये हमारा फोर्स लग रहा है। तो हमने ये फोर्स कैलकुलेट किया, तो ये मान लीजिए तो पता चला ना कि जो ये फर्स्ट में चीज़ थी वही सेकंड में है। तो जो प्रथम नियम वो दूसरे नियम का ही है। हमने पहले ही ये बताया कि फोर्स लग रहा है, दूसरे में ये बताया कि हमने कितना परिमाण है, यानी कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे आता है न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति का जो तीसरा नियम है वो ये बताता है कि जब भी हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उस वस्तु में उतना ही बल है वो हमारे विपरीत दिशा में लगता है। जैसे हमने बंदूक की गोली चलाने पर जो पीछे की ओर धक्का लगता है, यानी कि बंदूक पर जो ने जो गोली पर बल लगाया, तो उसको जो उसने क्रिया की उसका जो प्रतिक्रिया होगा, यानी कि जो बल उसने आगे की तरफ लगाया इतना ही बल हमें पीछे की तरफ लगेगा। तो बंदूक से जब गोली चलती है तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। या जैसे नाव से उतरे, जैसे ये अपनी नाव मान लीजिए। ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हैं, एक सेकेंड, ये हमारी नाव, हम यहाँ खड़े हैं इसके, और हम उतरेंगे। तो हम उतरने के लिए आगे की तरफ जाएंगे, तो हम पीछे की तरफ, जैसे हमने आगे की तरफ गए तो हमने आगे की तरफ एक बल लगेगा हमें, ताकि पीछे से हम नाव के ऊपर से अगर बल लगाएंगे तो जैसे हमने इधर आगे की गए तरफ गए तो इसका जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है। तो पीछे की तरफ लगेगा तो ये जो नाव है ये पीछे की तरफ जाएगी। तो ये जो है यही वो न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है। आगे आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि कणों के किसी समूह या निकाय पर जब तक कोई बाह्य बल, हम अलग से मतलब बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे, तो निकाय का जो संवेग है वो नियत रहेगा, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का जो संवेग है वो नियत रहेगा, अगर हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो। उसके बाद आता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है कि कोई जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का जो फोर्स है वो किसी वस्तु पर थोड़े टाइम के लिए लगता है। इम्पल्स यानी कि एक टाइप से झटका बोल सकते हैं, है, तो उसे आवेग कहते हैं। तो जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं।
आवेग जो हो गया, जो हमने लार्ज, जो बहुत बड़ा क्वांटिटी का बल लगाया था और वो कितने टाइम तक लगा था, तो उसे कहते हैं आवेग। तो आवेग जो होता है वो संवेग में जो परिवर्तन की दर परिवर्तन होता है उसे आवेग कहते हैं। आवेग जो एक सदिश राशि है, क्योंकि एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन सेकंड होता है, और उसकी दिशा भी वही होती है जो बल की दिशा होती है, क्योंकि एक बड़ा बल है वो छोटे से टाइम के लिए लगा, तो उसमें जो बल जो था बड़ा और कितने टाइम के लिए लगा, यानी जो समय अंतराल था उसका जो गुणनफल होगा उसे हम आवेग कहेंगे। और जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि जो उसकी मूवमेंट थी उसमें कितना उसने चेंज कर दिया, उसे हम वो कहते हैं। क्योंकि संवेग मैंने आपको पहले बताया था, और भी मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, उसके बाद आता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु वर्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो जो एक बल है वो केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, और इस बल को ही जो अभी केंद्रीय बल कहते हैं। अगर ये बल नहीं होगा तो वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पे नहीं चल सकती। जैसे कि यदि कोई एम द्रव्यमान का हमने वस्तु मान पिंड मान लिया और वी चाल से आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा उसका जो होगा वो होगा वैल्यू जो होगी एफ की, वो होगी एम, यानी जो वस्तु का द्रव्यमान था, वी यानी कि जो वस्तु की चाल थी, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो अभिकेंद्रीय बल की जो है वैल्यू होगी, जो यहाँ दे रखी है। ठीक है, उसके बाद अपकेंद्रीय बल। तो न्यूटन ने क्या क्या किया कि जो अंदर की तरफ बल मान लिया कि हाँ भी अब केंद्रीय अभी केंद्रीय बल लग रहा है, पर कुछ के लिए कुछ ऐसे जो बल की भी कल्पना करी कि जिनको पिंड में वैसे प्रवेश में संबंधित नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको कल्पना करी, यानी कि जैसे उपलब्ध नहीं है, यानी कि उनको हम देख नहीं सकते, हमने बस माना है कि हाँ ऐसा बल लग रहा होगा। तो जैसे अभिकेंद्रीय था, उसी प्रकार अपकेंद्रीय बल, यानी कि जो बल कुछ केंद्र से बाहर की तरफ हो, उनको बल की जो उन्होंने कल्पना करी, क्योंकि ये जो बल थे इनको हमने माना था, इनको एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनको छद्म बल या जड़त्वीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल ऐसा ही एक जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा विकेंद्रीय बल, यानी कि जो केंद्र विकेंद्रीय बल थी, यानी कि केंद्र की तरफ थी, उसके विपरीत दिशा में होती है। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि है, जो अपकेंद्रीय बल पे कार्य करती है, यानी कि एक बाहर की तरफ बल लगाते हैं। ठीक है, तो वर्ती पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करते हुए विकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में आता है, कुएं की दीवार पर जो है, कुएं की दीवार है जो मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर और बाहर की ओर कार्य करता है। तो जो मैंने बताया कि इसकी दिशा अपोजिट होगी, जो अब केंद्रीय बल की दिशा होगी वो भी केंद्रीय बल की दिशा से अपोजिट होगी। जैसे जो मोटरसाइकिल है वो कुएं की दीवार पर बाहर की ओर एक बल लगाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं कि वो इसको जो अपकेंद्रीय बल कह लेते हैं, अब के लिए मंदिर ये नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल होता है वो जो केंद्र से बाहर की ओर आता है, ना कि दीवार पे सीधा जो बाहर की ओर लग रहा है, वो अपकेंद्रीय बल नहीं है। यानी कि जो मोटरसाइकिल की दीवार में बताता हूँ, देखिए ये मान लीजिए कुएं की दीवार है और यहाँ पे जो बाइक चल रही है, तो कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पे अंदर की ओर बल लगाएगी, और जो मोटरसाइकिल है वो एक बल लगाएगी बाहर की ओर। ठीक है, मान लो एक बल जो बाहर की ओर लगाएगा, मतलब जो पहिए होंगे वो बाहर की ओर बल लगाएंगे इसकी जो होगी दीवार पे। तो जो ये बल लग रहा है जो बाहर की ओर कुएं मोटरसाइकिल के द्वारा, जो मौत का कुएं की जो दीवार है उस पर जो बल लग रहा है वो अपकेंद्रीय बल नहीं है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अपकेंद्रीय बल क्यों नहीं है, अपकेंद्रीय बल है जो मान लीजिए ये इसमें मिक्सी चल रही है, तो अपकेंद्रीय बल इधर बाहर की तरफ ये लग रहा था ऐसे। ठीक है, ये अपकेंद्रीय बल है, पर ये सेंटर केंद्र से नहीं लग रहा, ये इधर से ही लग रहा है। बाइक के जो टायर है, या मान लीजिए बाइक के पास में इधर से इतने के बीच में काम करे, केंद्र से इसका कोई संबंध नहीं, तो ये अपकेंद्रीय बल नहीं, ये बात ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है बल आघूर्ण, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा जो एक पिंड को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने की जो प्रवृत्ति है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण जो होता है वो बल के परिमाण तथा जो अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो बल आघूर्ण जो होगा वो बल इंटू आघूर्ण भुजा, यह एक सदिश राशि और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, मेरे को पता है, मैं आपको कुछ बताता हूँ कैसे है। ये हमने लिया एक, ठीक है, हाँ जी, ये हमने एक रोड ले ली, तो बल क्या है, इसकी दिशा ले ली हमने एल। ठीक है, तो अब ये बोला कि बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण क्या है कि ये हमने मान लीजिए वाई एक्सेस है। ठीक है, तो इसको जो है वो ये घुमाएगा, मान लीजिए इधर बल लगा। ठीक है, तो इधर बल लगेगा, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा। ये कैसे घुमाएगा इसको, ये जेड एक्सेस में घुमाएगा, ये एक्स हो गया,
ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो ये जेड एक्स के चारों ओर इसको घुमाएगा, यानी कि ये जो बाहर निकला हुआ जेड एक्सेस होता है वो बाहर निकला होता है, क्योंकि तीन एक्सेस होते हैं एक्स वाई और जेड, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो तीसरा होगा इन तीनों के जो एक्स और वाई के लंबवत होगा, यानी कि जो इन दोनों के प्लेन से बाहर निकलेगा बाहर की तरफ, तो इसके चारों ओर घुमाएगा। और ये घुमाएगा, इसको बोलते हैं हम बला गुण। बला गुण जो होता है, ये जो फोर्स मान लीजिए हमने एफ लगाया था, तो फोर्स एफ लगाया तो बला गुण जो हो जाएगा फोर्स एफ इंटू एल, ये बला गुण हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सरल मशीन। सरल मशीन होती है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और एक ऐसी सरल मशीन, एक ऐसी युक्ति जिसमें हम किसी सुविधाजनक पॉइंट पर बल लगाकर अन्य पॉइंट पर रखे हुए बल भार को जो उठा सकते हैं। तो उसके जो होते हैं वो एग्जाम्पल बता देता हूँ। उत्तोलक हो गया, गिरनी हो गया, अनंतल या स्क्रू जैक, तो इनमें हम जो कम बल लगाकर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो इसके जो है वो एग्जाम्पल है। उत्तोलक में 3 पॉइंट होते हैं, एक तो हो गया आलम हो गया, एक हो गया आयास हो गया, और एक हो गया भार हो गया। तो पहले क्या उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक जो है एक सीधी या टेढ़ी दर्द छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ठीक है, उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, एक तो हो गया आलम यानी फलक्रम, यानी कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे हम आलम कहते हैं। यानी कि जो पॉइंट, जैसे मान लीजिए कैंची ले लीजिए आप, देखिए या कुछ भी बनाता हूँ, बाकी आप समझ जाना। ठीक है, ये हो गया। और ये मान लीजिए कैंची है, और ये जो पॉइंट है इसको हम फलक्रम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट है इसकी ये चारों ओर स्वतंत्र रूप घूम सकती है। ठीक है, मूवमेंट होगी, इसे हम बोलते हैं फलक्रम यानी कि आलम। उसके बाद आता है एफर्ट। एफर्ट यानी कि हम यहाँ पे जो है हाथ डाल के अंगूठे या उंगलियों से इसको हम मूवमेंट कराएंगे, तो इसे हम एफर्ट बोलते हैं। ये एफर्ट हो जाएगा हमारा, ये फलक्रम एफ हो गया। और यहाँ से हम जो भी इसको कुछ काटेंगे तो यहाँ पे जो इसको हम बोलेंगे लोड, यानी कि जहाँ पे काम होगा उसको हम बार बोलते हैं लोड, यानी कि जो हम काम करेंगे उसको लोड बोलेंगे। तो ये 3 पॉइंट है, एफर्ट, फलक्रम और लोड। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान में रखना। इनके ऊपर जो 3 हम बनाते हैं, 3 फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल की 3 जो उत्तोलक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है पहले श्रेणी का उत्तोलक। पहले श्रेणी का उत्तोलक जैसे मैंने बताया कैंची, ये ले लीजिए, प्लास ले लीजिए,